हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ लीगल पेडागोजी। एंड दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वेजरिंग एग्रीमेंट्स को समझा था और मैंने इलस्ट्रेशंस के साथ एक कोशिश की थी कि आपको पूरी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा पाऊँ आपकी उस वीडियो के थ्रू। तो वैसे ही इस वीडियो में हम जानेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में और इलस्ट्रेशंस के थ्रू हर सेक्शन को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपके जो भी डाउट्स हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जिसमें कोई भी कंडीशन अटैच नहीं की जाती। अगर मैं आपको ये प्रॉमिस करूं कि मैं कल भाई तू आ जाइयो, मैं तेरे को 2000 रुपये दूंगा, तो मैंने कोई भी कंडीशन अटैच नहीं की है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे 2000 रुपये दूंगा। वहीं जब हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो एक कंडीशन अटैच कर दी जाती है कि भाई मैं तुझे 2000 रुपये तब दूंगा जब ये हो जाएगा। तो ये हो गया कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक अनसर्टेनिटी होती है, एक अनसर्टेन इवेंट होता है। जैसे कि इसमें बोला गया इलस्ट्रेशन में कि भाई आई विल पे यू 10,000 इफ सीज हाउस इज बर्न। तो मैं तेरे को कब दूंगा 10,000 रुपये? जब सी का घर जल जाएगा। तो सी का घर जले या ना जले दोनों कंडीशन हो सकती है, तो अनसर्टेनिटी है पहली बात। दूसरी बात, मैंने एक कंडीशन अटैच कर दी है, कब दूंगा? इफ सीज हाउस इज बर्न। तो ये हो गया कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और मैंने आपको बताया भी कि इट इज एसोसिएटेड विद अनसर्टेनिटी। जो इवेंट होना चाहिए, फ्यूचर या पास्ट इवेंट, वो अनसर्टेन होना चाहिए। जैसे कि अगर ए ने बोला है कि भाई मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा अगर सी मर जाता है, तो डेथ तो परमानेंट होती है, डेथ तो सर्टेन है कि कभी ना कभी तो सी मरेगा ही। तो इस केस में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। वहीं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट खाली फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट से रिलेटेड नहीं होता है, पास्ट अनसर्टेन इवेंट से भी रिलेटेड हो सकता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, प्रोवाइडेड द पार्टीज आर नॉट अवेयर अबाउट इट। पार्टीज को नहीं पता होना चाहिए उसके बारे में। तो सेक्शन 31 क्या कहता है? सेक्शन 31 कहता है अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। देखिए, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें हैं मेनली। कंडीशन है, एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है या पास्ट अनसर्टेन इवेंट है। दूसरी बात है कि किसी इवेंट के हैपनिंग पे डिपेंड कर सकता है या नॉन हैपनिंग पे। और उसी के साथ फिर आगे वाले सेक्शंस में इनके साथ टाइम फ्रेम को अटैच कर दिया जाता है। तो दो बात याद रखना कि हैपनिंग पे डिपेंड करेगा या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करेगा। अनसर्टेन इवेंट होगा, फ्यूचर भी हो सकता है और पास्ट भी हो सकता है। और इसमें इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? इवेंट कोलैटरल का मतलब है जो कंडीशन अटैच कर दी जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर उसकी परफॉर्मेंस आप कब डिमांड कर सकते हो? जब वो पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल हो जाए, जब वो पर्टिकुलर इवेंट जो कि कोलैटरल है टू सच कॉन्ट्रैक्ट वो पॉसिबल हो जाए। तो ये बात याद रखिएगा। जैसे कि इलस्ट्रेशन में क्या है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि भाई मैं तेरा डिस्प्यूटेड लैंड, बी के पास एक डिस्प्यूटेड मकान था, ए ने बोला कि ठीक है मैं तेरे से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, मैं तेरा घर खरीद लूंगा अगर, क्या कंडीशन लगाई, अगर जो ये डिस्प्यूट चल रहा है तेरा, कोर्ट में लिटिगेशन चल रही है, अगर तू उस केस को जीत जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी हो गया है, पर इवेंट कोलैटरल क्या है, वो कंडीशन क्या है जो अटैच की गई है, अगर तू लिटिगेशन जीत जाता है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो ए उसकी परफॉर्मेंस कब डिमांड कर सकता है? जब रिजल्ट ऑफ लिटिगेशन आ जाए बी के फेवर में। तो ये बात याद रखिएगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेके। और इवेंट कोलैटरल का मतलब वो कंडीशन है जो अटैच की जाती है। इन बातों को याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 32 पे, जो कि डील करता है ऑन इवेंट हैपनिंग। तो मैंने आपको बताया था कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में मोटी मोटी तौर पे दो बातें होती हैं। या तो आप बोलते हो कि भाई ये इवेंट होगा तो मैं तेरे को ये चीज करूंगा, या फिर आप बोलते हो ये इवेंट अगर नहीं होगा तो मैं तेरे लिए ये करूंगा। तो इस सेक्शन 32 डील कर रहा है उन कंडीशंस के साथ, उन इवेंट्स के साथ जो कि हैपनिंग पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि इलस्ट्रेशन में दिया गया है कि भाई मैं तेरे को 2000 रुपये दूंगा अगर ये पर्टिकुलर शिप, ये पर्टिकुलर जहाज समुद्र से वापस आ जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल कब होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्सेबल होगा जब वो जहाज वापस आ जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसके आने से पहले ही कोर्ट में पहुंच जाए कि भैया 2000 रुपये निकाल मेरे। आप तभी जा पाएंगे जब वो इवेंट हैपन, जब उस इवेंट का हैपनिंग पॉसिबल हो जाए। पर अगर ऐसा हो जाता है कि भाई जहाज आया नहीं, उससे पहले ही वो डूब गया, तो इस केस में क्या हुआ? अब तो वो आ ही नहीं पाएगा वापस। तो इस केस में उसकी हैपनिंग इम्पॉसिबल हो गई है, ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया है। तो उस केस में वो वॉइड हो जाएगा। उस केस में आप जा नहीं पाएंगे 2000 रुपये अपने लेने के लिए उस बंदे से।
जैसे कि एक और इलस्ट्रेशन है कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि भाई मैं तेरे को ये पर्टिकुलर अमाउंट दूंगा पैसे का अगर तू सी से शादी कर लेता है। पर क्या होता है इस केस में कि सी मर जाता है पहले ही विदाउट गेटिंग मैरिड टू बी, सी की डेथ हो जाती है बी से शादी होने से पहले ही। तो इस केस में इवेंट क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। वो पैसे उसे कब देता, जब बी शादी कर लेता सी से। पर इस केस में क्या हुआ, सी तो मर गई पहले ही बी से शादी करने से पहले, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो सेक्शन 32 डील करता है विद इवेंट हैपनिंग, उस चीज का होना, उस कंडीशन का होना। वहीं सेक्शन 33 किससे डील करता है, उस कंडीशन का ना होना। जैसे कि इसमें बोला गया है कि मैं तेरे को 500 रुपए दूंगा अगर वो जहाज वापस नहीं आता है। वहीं सेक्शन 32 में क्या बोला गया था, मैं तेरे को पैसे दूंगा अगर वो जहाज वापस आ जाता है, ऑन हैपनिंग। इसमें क्या बोला है, ऑन नॉट हैपनिंग, अगर वो नहीं आता है। तो आप, अगर आपसे बोला गया है कि भाई मैं तेरे को 500 रुपए दूंगा अगर वो जहाज नहीं आता है, और ऐसा होता है कि आपको खबर मिलती है कि भाई वो जहाज तो डूब गया या वो डिस्ट्रॉय हो गया, अब वो वापस नहीं आ पाएगा कभी, तो जैसे ही ये इवेंट होता है कि अब तो वो आ ही नहीं पाएगा किसी भी कंडीशन में, तो आप तुरंत जा सकते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं। पर अगर वो जहाज आ जाता है तो उस केस में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकते, वो वॉइड हो जाएगा। पर अगर किसी भी कंडीशन से ये बिल्कुल फाइनल हो जाता है कि वो जहाज अब आ ही नहीं पाएगा कभी, तो आप तुरंत जाएंगे कोर्ट, इन्फोर्स कराएंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को और 500 रुपए उससे वसूलेंगे। अब आते हैं हम सेक्शन 34 पे। अगर आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे या फिर आप इसकी पूरी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो ये समझना काफी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको इजी करते हुए मैं आपको क्या समझाता हूँ कि कंटिंजेंट, ये उन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है जो कि फ्यूचर कंडक्ट पे डिपेंड करते हैं ऑफ द लिविंग पर्सन, कि आगे जाके भविष्य में कैसा कंडक्ट होगा पार्टीज का, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि पीटर ने प्रॉमिस किया जॉन को कि भाई मैं तेरे को 5,000 रुपए दूंगा अगर तू जूलिया से शादी करता है। पर जूलिया ने तो ओलिवर से शादी कर ली। जूलिया तो भाई साहब, ओलिवर उसको पसंद आया, उसने ओलिवर से शादी कर ली। तो अब जैसी जूलिया ने उससे शादी कर लिया ओलिवर से, तो अब तो ये पॉसिबल नहीं है कि जॉन उससे शादी कर ले। ऑल्दो ये पॉसिबल है कि आगे भविष्य में जाके उसको डाइवोर्स दे दे और फिर वो उससे शादी कर ले। पर अभी अभी करंट की सिचुएशन देखे तो ये इवेंट इम्पॉसिबल हो गया है। तो इसलिए इस कंडीशन में, इस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जॉन ये जो 5,000 रुपए है रिकवर कर ही नहीं सकता पीटर से, क्योंकि इस इवेंट का होना, इस फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट का होना अब इम्पॉसिबल हो गया है। वहीं जब हम बात करते हैं सेक्शन 35 की, तो मैंने आपको बताया था कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मोटे तौर पे किसी इवेंट के हैपनिंग पे या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करते हैं, और वहीं आगे जाके उसी के साथ एक टाइम फ्रेम अटैच कर दिया जाता है, एक टाइम की कंडीशन अटैच कर दी जाती है। तो सेक्शन 35 उसी टाइम फ्रेम से डील करता है, और इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है कि वो टाइप के कंटिंजेंट एग्रीमेंट जो कि किसी इवेंट के हैपनिंग पे डिपेंड करे बट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। जैसे कि मैंने आपको बोला होता कि मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा अगर ये जहाज आ जाता है 1 साल के अंदर। क्या मैंने बोला कि दूंगा भाई 1,000 रुपए, पर क्या कंडीशन है कि जहाज आना तो चाहिए और उसके साथ ही साथ 1 साल के अंदर आना चाहिए। तो टाइम फ्रेम मैंने अटैच कर दिया, वो जो 1 साल का टाइम ड्यूरेशन मैंने अटैच कर दिया, उसको ये सेक्शन 35 डील करता है। पर अगर ऐसा होता है कि 1 साल होने से पहले ही और जहाज अभी तक नहीं आया और चौथे महीने में जहाज डूब जाता है या फिर जहाज में आग लग जाती है, जहाज डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से उसका अब आना किनारे पर इम्पॉसिबल हो गया है, तो इस केस में जहाज आ ही नहीं सकता। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि इस इवेंट का होना अब इम्पॉसिबल हो गया है। ये इम्पॉसिबल हो गया है कि जहाज वापस आ पाए 1 साल के अंदर। तो उस केस में ये एग्रीमेंट वॉइड हो गया। अब मैं कुछ भी आपसे वसूल नहीं कर सकता हूँ, इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता हूँ कोर्ट में जाके। पर अगर 1 साल के अंदर अंदर वो आ जाता है तो मैं जाऊंगा कोर्ट में और उसको इन्फोर्स कराऊंगा, पर तभी इन्फोर्स करा पाऊंगा जब वो आ जाता है, उससे पहले नहीं। वहीं इसका दूसरा पार्ट क्या बात करता है, ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग, किसी इवेंट का ना होना विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। अगर मैं आपको ये बोलता कि भाई मैं तेरे को 1,000 रुपए दूंगा अगर ये जहाज समुद्र से वापस नहीं आता है 1 साल के अंदर, क्या कंडीशन लगाई, जहाज ना आना ऑफ नॉट हैपनिंग और विद इन अ ईयर, अगर नहीं आता है वो भी 1 साल के अंदर। तो टाइम फ्रेम की कंडीशन मैंने अटैच कर दी है, और मुझे पता लगता है कि भाई जहाज डूब गया है, तो जैसे ही जहाज डूब गया तो अब तो जहाज आ ही नहीं पाएगा कभी भी, तो कंडीशन फुलफिल हो गई है। तो आप जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराएंगे, एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इन्फोर्सेबल एज सुन एज इट सिंक्स एंड नॉट बिफोर। या तो जहाज डूब जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए और उसका आना इम्पॉसिबल हो जाए, तो जैसे ही वो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि अब तो हो ही नहीं सकता, दैट इवेंट कैन नॉट हैपन, तो आप जाएंगे तुरंत और 1,000 रुपए अपने वसूलेंगे। लास्ट सेक्शन जो है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, वो डील करता है
इम्पॉसिबल इवेंट से। ये क्या कहते हैं कि भाई कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट से या पास्ट अनसर्टेन इवेंट से डील कर रहा हो पर उसका होना इम्पॉसिबल है, भाई मतलब वो हो ही नहीं सकता, तो उस केस में उस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाता है। जैसे कि मैंने और आपके बीच में मैंने बोला कि भाई सुन, मैं तेरे को 2,000 रुपये दूंगा अगर कल सूरज साउथ से उगता है। सूरज कभी उग सकता है साउथ से? नहीं उग सकता है। आपने इतना तो पढ़ाई होगा ज्योग्राफी में। तो सन कैन नेवर राइज फ्रॉम साउथ, तो दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो इस केस में ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है एज पर सेक्शन 36। ऑल्दो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है और किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट है, पर उस केस में वॉइड ही माना जाएगा, क्योंकि भाई ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर मैं एक और इलस्ट्रेशन दूं, अगर मैं ये बोलूं कि भाई मैं देखो 5,000 रुपये दूंगा अगर टू पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएं। एक मैथ्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, रूल है कि कभी भी दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो ये भी वॉइड होगा क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। वैसे ही अगर ए ने बी को बोला होता कि मैं देखो 2,000 रुपये दूंगा अगर तू मेरी बेटी जो कि सी है उससे शादी कर लेता है, पर जब ये एग्रीमेंट उन्होंने किया तब सी ऑलरेडी मर चुकी थी। तो क्या ए शादी कर सकता था? ओ सॉरी, क्या बी शादी कर सकता था सी से? नहीं कर सकता था, उसके भूत से ही कर सकता है शादी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मर चुकी है। तो इस केस में ये एग्रीमेंट वॉइड है। और ये इमटेरियल है कि भाई एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट क्या उन दोनों पार्टीज को पता था कि ये इवेंट इम्पॉसिबल है। जैसे कि इस केस में ए को भी नहीं पता था कि उसकी बेटी मर गई है, बी को भी नहीं पता था कि सी मर गई है, पर उस केस में भी वो ऐसे एग्रीमेंट्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनका होना इम्पॉसिबल हो वो वॉइड ही माने जाते हैं। तो दोस्तों ये था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।